आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। ये कहानी इतनी अच्छी है लेकिन फिर भी इसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, और इस कहानी को अच्छा रिस्पांस मिले इसका एक ही तरीका है कि जितने भी लोग देखते हैं उनमें से कम आधे लोग तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो। और आपके बस ऐसा करने से मेरे वीडियो पर इंगेज बढ़ेगा और व्यूज़ मिलेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू। क्या भाभी, आप क्या कह रही है? आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है? हाँ, मैं एमबीबीएस थर्ड ईयर में पढ़ रही हूँ। अभी 2 साल और बाकी है। इसके लिए मुझे चेन्नई के एक कॉलेज में एडमिशन मिला था, लेकिन अब मैं उसे छोड़कर यहाँ ज्वाइन करने वाली हूँ। बस वहाँ जाकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर आना है। उसी के परमिशन के लिए मैं बात कर रही थी। यह सुनते ही अनु के मन में पहली बार अभी के लिए एक अपनापन और अपने ही परिवार के लिए एक अजीब सा गुस्सा आया। जब उसने अभी की तकलीफ़ों के बारे में सोचा तो उसका दिल दुख से भर गया। परमेश्वरी, जिन्होंने अनु को अपनी लाडली बेटी की तरह पाला था, उन्होंने कभी उसे अपनी मनपसंद की पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं दी। एक साधारण डिग्री के लिए भी अनु को मिन्नतें करनी पड़ी थी, भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, रोना पड़ा था, तब कहीं जाकर उसे पढ़ाई की अनुमति मिली थी। ऐसे में अभी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। यह सोचते ही अनु सब कुछ समझ चुकी थी। यही वजह थी कि उसने आज सबके सामने परमेश्वरी की बात काट दी थी। जब अभी ने अपने पढ़ाई के बारे में बताया तो उसने चारों तरफ देखा, क्या सब उसकी पढ़ाई को स्वीकार करेंगे? यह समझते ही दादी धीरे धीरे अभी के पास आई और प्यार से उसका माथा चूमा। तू डॉक्टर बनेगी, ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पता है, इस घर में अब तक कोई डॉक्टर नहीं हुआ, तू पहली होगी। इतना कहते ही अभी को समझ आ गई कि दादी की तरफ से हाँ है, और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। लेकिन समधिन जी, परमेश्वरी कुछ कहने ही वाली थी कि दादी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। क्या सोच रही हो? इस परिवार के बारे में तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम भी इसे आम परिवारों जैसा समझ रही हो? इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो यह सोचे कि शादी के बाद आई लड़की को सिर्फ बच्चे पैदा करके घर में ही रहना चाहिए। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब मुझे इनके छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए कहा गया था। फिर एक दिन मुझसे पूछा गया, तुम्हें बच्चों को पढ़ाना पसंद है? मुझे समझ नहीं आया कि वे यह क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने बस हाँ कह दिया। अगले ही पल उन्होंने मुझे स्कूल में टीचर की नौकरी दिलवा दी। वहीं से मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और आज मेरा खुद का एक स्कूल है। एलकेजी से लेकर +2 तक की पढ़ाई वहाँ होती है। मैं अब रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन स्कूल अब भी मेरे नियंत्रण में ही है। मेरा पति नहीं रहा, मेरा बेटा भी वैसा ही है। उसकी शादी के बाद मेरी बहू ने कहा कि उसे पढ़ाई पसंद नहीं है। जब हमने पूछा कि फिर उसे क्या पसंद है तो उसने झिझकते हुए फैशन डिजाइनिंग कहा। मेरे बेटे ने बिना कोई सवाल किए उसे फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए भेज दिया और आज वह चेन्नई में अपना बड़ा बुटीक चला रही है। यह सुनते ही अनु की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अक्षय और गंगा ने भी उसकी प्रतिक्रिया देख ली। मेरे पति ने जो कंपनी शुरू की थी उसे मेरा बेटा संभाल रहा है। अब उसे मेरे पोते पोतियाँ देख रहे हैं। क्या यह सब केवल पुरुषों का हक है? देखो, मैंने जो स्कूल शुरू किया था, अब मेरी पोती वहाँ टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रही है। ऐसे परिवार में आकर भी क्या तुम सोच रही हो कि हम अभी को पढ़ाई से रोकेंगे? अभी ही क्यों? अगर अनु भी जितना पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, क्योंकि अभी को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ उसके पति आदि की है। और इसमें सिर्फ अभी और आदि की राय ही मायने रखती है। यह सुनते ही अभी दौड़कर आई और दादी को गले लगाकर बोली, थैंक यू दादी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि आप पढ़ाई छोड़ने के लिए कह देंगी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है और एक ही खुशी है, मेरी पढ़ाई। मुझे डर था कि आप वही छीन लेंगी। दादी, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमेश्वरी हंसते हुए और बात संभालते हुए बोली, अरे बेटा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन इस घर के लिए कोई वारिस भी तो होना चाहिए ना, बस उसी के लिए कहा था। तभी गंगा बोली, अरे परमेश्वरी, तुम अभी भी सही से समझ नहीं पाई कि मेरी सासू माँ क्या कह रही थी। इस घर में किसी पर भी वारिस पैदा करने का कोई दबाव नहीं डाला जाता।
मेरी सासू माँ ने भी मुझ पर कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मेरी शादी के 7 साल बाद आदि पैदा हुआ और उसके अगले ही साल अक्षय। मैंने अपने काम के साथ साथ अपने तीनों बच्चों को भी पाला। हमारी सासू माँ ने भी नौकरी करते हुए अपने बच्चों की परवरिश की। ये बात सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि अनु के लिए भी कह रही हूँ। दोनों को जो पसंद हो, जो करना चाहे वही करे। उन पर ये ज़बरदस्ती नहीं होगी कि उन्हें तुरंत बच्चा पैदा करना ही है। जब उन्हें ठीक लगे तब करे या फिर जब भगवान चाहे तब हो जाए। अगर वे घर नहीं संभाल पाए तो क्या हुआ, मैं और सासू माँ तो घर में ही है ना। क्या हम अपने पोते पोतियों को भी नहीं पाल सकते? यह सुनते ही अनु और अभी की आंखों में इन दो महिलाओं की छवि किसी देवी जैसी लगने लगी। अनु ने अक्षय की ओर देखा और अक्षय ने उसकी ओर। अक्षय मुस्कुराकर बोला, ठीक है, कब जाकर टीसी लेना है? अभी बोली, दादी, टीसी लेने के लिए पापा के साइन चाहिए होंगे, इसलिए पहले पापा से पूछना होगा कि वे कब फ्री है, तभी जाकर टीसी ले सकते हैं। इसके बाद उसने पापा को कॉल लगाया। हेलो पापा। हेलो बेटा। पापा, कॉलेज से टीसी लेना है ना, उसी के लिए आप कब फ्री है ये पूछने के लिए ही कॉल किया था। तेरे पापा तो अपनी बेटी के लिए तो हमेशा फ्री ही होते हैं। तुम जब बोलो हम तुरंत टीसी ले सकते हैं। ठीक है पापा, कल आपको काम थोड़ा कम ही रहेगा ना, मैं आज रात ही निकल कर आ जाऊंगी। सुबह तक सारा काम निपटा लेंगे। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब तक उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा आदि। जैसे ही उसने कहा कि आज रात मैं ऊटी आ रही हूँ, उसका चेहरा उतर गया। फिर दादी ने कहा, आदि, तुम अभी को लेकर जाओ और आओ। अभी भी बड़े उत्सुकता से आदि को देखने लगी। नहीं, ऑफिस में एक ऑर्डर आया है, इस समय कहीं भी जाना मुमकिन नहीं है, बहुत काम है। मैं कम से कम 2 महीने तक कहीं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना ही होगा। खासकर कल बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर अभी का चेहरा उतर गया। क्यों बेटा, अक्षय तो है ना, और चाहो तो मैं भी कल ऑफिस जाकर देख लूँगा, तुम अभी के साथ चले जाओ। नहीं पापा, कल क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैंने उनसे बात करने का वादा किया है। यह बहुत ज़रूरी मामला है, उन्हें अच्छे से समझाकर परमिशन लेनी होगी। वो लोग सिर्फ 1 हफ्ते के लिए यहाँ है, नहीं तो मैं खुद उसे लेकर चला जाता। तो अभी तुम 1 हफ्ते बाद चले जाओ। नहीं दादी, 10-20 दिनों में कॉलेज फिर से खुल जाएगा। मैं सिर्फ टीसी लेने नहीं जा रही हूँ, मुझे हॉस्टल भी खाली करना होगा और फिर मुझे अपने ऑनर से भी बात करनी है। वो वैसे भी थोड़ा गुस्से में है, इसलिए मुझे उनसे जाकर मिलकर बात करनी होगी। ऑनर, आदि ने भौहें चढ़ा ली। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब वह अभी से मिलने ऊटी गया था तब उसने उसे सिर्फ कॉलेज और हॉस्टल ही जाते देखा था और कहीं जाने का जिक्र तक नहीं था। हाँ, मैं अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें, मेरी किताबों का खर्च तो मुझे ही उठाना चाहिए ना, इसलिए मैं वहाँ एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम काम कर रही थी। वहीं ऑनर अब अचानक यहाँ आकर हंगामा कर रहे हैं। यह बात कायल ने बताई, इसलिए मुझे वहाँ जाकर सारा मामला निपटाना होगा। बड़ों के मन में यह विचार आने लगा, इस छोटी लड़की ने अब तक अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या अनुभव किया होगा। भाभी, तो फिर मैं भी आपके साथ आ जाऊँ? मुझे कॉलेज से छुट्टी ही है और वैसे भी मैंने ऊटी को कभी ठीक से देखा ही नहीं। सॉरी अदिति, मुझे भी तुम्हें साथ ले जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं वहाँ घूमने के लिए नहीं जा रही हूँ। रात को निकलकर सुबह सुबह सारे काम निपटाने में ही देर हो जाएगी। तुम भी मेरे साथ यूं ही भागती रहोगी, तुम्हें आराम भी नहीं मिलेगा। हम किसी और दिन चलेंगे। अदिति को उसकी बात सही लगी। मैं तुम्हें अकेले कैसे भेज सकती हूँ? गंगा ने कहा। उनके लहजे में चिंता थी। मैं अब तक जहाँ भी गई हूँ अकेले ही गई हूँ। इस शादी में आने के लिए भी तो मैं अकेले ही आई थी। फिर अभी ने दादी की ओर मुड़कर कहा, दादी, मैं अकेले बस से ऊटी चली जाऊंगी और वैसे भी जाने के लिए ही तो अकेले जा रही हूँ। वापसी पर मेरी दोस्त मेरे साथ होगी, उसका भी यहीं के कॉलेज में एडमिशन हो गया है, हॉस्टल में भी कमरा बुक हो गया है, इसलिए वो मेरे साथ आ जाएगी दादी। अरे, उस लड़की को हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास इतना बड़ा घर है, उसे यहीं रुकने के लिए कह दो। दादी जी बोली। नहीं दादी, उनके घर वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे, नहीं तो हम ऊटी में पापा के घर पर ही रुक जाते, लेकिन उसके परिवार में यह नियम है कि उसे सिर्फ हॉस्टल में ही रहना है, किसी के घर में नहीं।
इसलिए सबसे बातचीत करने के बाद अभी अपने कमरे में चली गई। परमेश्वरी अपनी नाराज़गी में वहाँ से निकल गई। अपने कमरे में पहुँचकर अभी हमेशा की तरह चुपचाप अपना फ़ोन देखने लगी। तभी उसके पीछे आदि आया और उसे देखकर बोला, क्यों बैठे हो? और क्या करूँ? अरे रात में शहर जा रही हो ना, कुछ पैक नहीं किया? एक ही दिन के लिए जा रही हूँ, वो भी आज रात निकलूँगी, सुबह वहाँ पहुँच जाऊँगी, फिर कल रात वापस आ जाऊँगी। इसके लिए क्या पैकिंग करनी? अच्छा, वहाँ कल पहनने के लिए तुम्हारे पास कपड़े हैं? अरे भूल गए क्या? वो मेरा हॉस्टल है, वहाँ मेरे बहुत सारे कपड़े हैं। सुबह एक पहन लूँगी और बाकी वहीं से पैक करके ले आऊँगी। इसके लिए अलग से बैग उठाकर ले जाने की क्या ज़रूरत है? बस एक हैंड बैग, फ़ोन और पर्स काफ़ी है। दोनों की आवाज़ों में रोज़मर्रा की वही अपनापन था, मगर आज कुछ तो अलग था। कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। आदि वही सोफे पर बैठा था। क्या हुआ? ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, उसने धीरे से कहा। फिर क्या हुआ? कोई ज़रूरी काम है? सुबह तो क्लाइंट्स आने वाले हैं कह रहे थे, और अब यहाँ बैठे हो। जल्दी जाइए ऑफिस। तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं क्यों नाराज़ होने लगी? सुबह जब मैं तुम्हें छोड़ने नीचे आया था तब तुम्हारा चेहरा खुश था, मगर जब मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे काम है, तब तुम्हारा चेहरा बुझ गया था। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना था, लेकिन जा नहीं सकता। सॉरी। अरे छोड़िए ना, इसमें आपका क्या कसूर? मुझे तो जाना ही था और आपको यहाँ रुकना ही था। 2-3 दिन के लिए ही जा रही हूँ। आज रात निकलूँगी, परसों सुबह वापस आ जाऊँगी। बीच में तो सिर्फ एक ही दिन बचता है ना? उसने कहा। 1 दिन नहीं, 2 रातें और पूरा 1 दिन, उसने जवाब दिया। हाँ सही बात है। क्या सही बात है? तुम इतनी आसानी से हाँ कैसे कह सकती हो? ये 2 रातें और पूरा 1 दिन मैं तुम्हें देखे बिना कैसे रहूँगा? ये सोचकर ही अजीब सा लग रहा है। अभी से तुम्हारी कमी महसूस हो रही है और तुम इतनी आसानी से कह रही हो। क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगी? उसने उसकी आंखों में कुछ तलाशते हुए पूछा। बस यही सुनने के लिए वह इतनी देर से बेचैन थी। यही यकीन कि वह उसे मिस करेगा उसके दिल पर रखा बोझ हल्का कर गया और उसे सुकून मिल गया। मैं भी आपको याद करूँगी, लेकिन अगर मैंने ये खुलकर कह दिया तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से मैंने खुद को जाहिर नहीं किया और मजाकिया अंदाज में बात की। लेकिन अब जब आपने ये कहा तो मुझे भी महसूस हो रहा है। क्या करे, इन सब चीज़ों की आदत डालनी ही पड़ेगी, है ना? मैं भी जा रही हूँ, आप भी अपना काम खत्म कर लीजिए। फिर मेरी कॉलेज की छुट्टी में हम दोनों कहीं मज़े से घूमने चलेंगे। ऊटी नहीं, कहीं और दूर चलेंगे, ठीक है? फिर दोनों काफ़ी देर तक बात करने के बाद वह ऑफिस के लिए निकल गया। इधर वह हमेशा की तरह नीचे आकर सबसे बात करने लगी। इधर अनु थोड़ा झिझकते हुए अक्षय के पास आई। अक्षय पहले से ही उसे नोटिस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक वह खुद आकर बात नहीं करने लगी। अक्षय ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे पहली बार देख रहा हो। बोलो, क्या हुआ? किस लिए बुलाया? अनु थोड़ा हिचकिचाई, उसकी आंखों में उलझन थी। अक्षय, मुझे तुमसे कुछ कहना है या शायद पूछना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ या पूछूं। अक्षय ने उसे पास रखी बेंच पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। अब बताओ, क्या परेशानी है? मुझसे कहने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? डर क्यों लग रहा है? कुछ भी हो, हमें खुलकर बात करनी चाहिए, है ना? हम दोनों एक दूसरे के आधे हिस्से जैसे हैं। उसके इस अपनापन भरे शब्दों से अनु को थोड़ी राहत मिली। घर में जब अभी ने कहा कि वो आगे पढ़ाई करना चाहती है तो सबने हाँ कर दी। इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? उसने अक्षय की आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं है, उसमें क्या गलत है? अगर मैं भी कहूँ कि मुझे पढ़ना है तो क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? उसने उसे उत्सुकता से देखा। वह पहले से ही जानता था कि वह इसी के लिए आई है। उसकी उत्सुकता को दूर करने के लिए उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब हम नीचे बात कर रहे थे तभी से मैं तुम्हारे चेहरे को देख रहा था। तभी समझ गया था कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है। तुम भी कुछ करना चाहती हो, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं बताओगी मैं इंतज़ार करूँगा। अब बताओ, तुम्हें क्या करना है? क्या पढ़ना है? जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तैयार करूँगा। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
अब क्यों रो रही हो? रोने के बजाय पहले मुझे सही से बताओ, कहते हुए उसने उसके आंसू पोंछ दिए। मुझे भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब मैंने घर पर बताया तो माँ ने मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुझे वो पढ़ाई करने ही नहीं देंगे। कोई और रास्ता नहीं था, कुछ न कुछ तो पढ़ना ही था। घर पर खाली तो नहीं बैठ सकती थी ना, इसलिए माँ को मना कर किसी तरह डिग्री ले ली। लेकिन मेरे मन में अब भी वो अधूरी ख्वाहिश बनी रही। बाद में माँ ने कहा कि मुझे यहाँ आकर अच्छे से रहना चाहिए। मैंने भी कोशिश की, लेकिन जब आज दादी ने बताया कि सासू माँ ने शादी के बाद फैशन डिजाइनिंग की है, तब से मेरे मन में फिर से वही इच्छा जाग उठी है। क्या मैं अब वो पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल पढ़ो। कौन मना कर रहा है? उसने तुरंत कहा। मैं अभी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। उसने उसे आश्चर्य से देखा, जैसे कुछ समझ नहीं आया। तुम सोच रही हो कि मैं माँ से परमिशन क्यों मांग रहा हूँ? अरे, परमिशन नहीं मांग रहा, तुम्हारे एडमिशन की बात करने जा रहा हूँ। वह अब भी उसे उलझन भरी नज़रों से देख रही थी। माँ ने सिर्फ बुटीक ही नहीं खोला, उन्होंने एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू किया है। हमारा अपना ही इंस्टीट्यूट है, तो कहीं बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। और वैसे भी हमारा इंस्टीट्यूट चेन्नई का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैं माँ से तुम्हारे एडमिशन की बात कर लूँगा और फिर मेरी पत्नी वहाँ एडमिशन लेकर टॉप फैशन डिज़ाइनर बनेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। इतना सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए और मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट भी नहीं दूंगी। उसने मुस्कुराकर कहा। बोलो, क्या चाहिए? तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए जो तुम खुद दे सकती हो। उसकी इस बात को वह समझ नहीं पाई और उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन उसकी नज़रों का मतलब समझते ही वह शर्माते हुए मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। प्यार की जंग बिस्तर पर छिड़ी और जब उसने अपनी चाहत पूरी कर ली, तब जाकर उसे छोड़ा। अपने पति को खुद को पूरी तरह सौंपने के बाद वह नहा धोकर तैयार हुई और फिर अपनी सास के पास चली गई। इधर अभी भी नीचे आकर सबसे बात करने के बाद वह आदि के साथ बस स्टॉप की ओर निकल पड़ी। बड़ों ने जानबूझकर उन्हें अकेला छोड़ दिया था ताकि वे साथ रह सके। गाड़ी धीमी गति से चल रही थी, दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। दोनों ही यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बात करें। चाहे जितनी भी धीमी रफ्तार में चलाए, गाड़ी आखिर बस स्टॉप पहुंच ही गई। कौन सी बस? देखो, वहाँ खड़ी है। तुम बस से क्यों जा रही हो? इसी के लिए तो मैंने कार बुक की थी। तुमने सुना भी? अरे, अकेले कार से जाने में अजीब लगता है। प्लीज़, बस में 4 लोग तो होंगे। यहाँ देखो, मेरे पास हेडसेट है, कोई गाना सुनूंगी और फिर शायद सो जाऊँ। अकेले जाने में डर भी लगेगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो फ़ौरन कॉल करना। वहाँ पहुँचकर भी चाहे जो भी समय हो, बिना सोचे समझे फ़ोन करना। वहाँ बस काम खत्म होते ही रुकना मत, सीधे यहाँ लौट आना। समझ आई मेरी बात? उसकी यह फिक्र भरी बातें उसे बहुत पसंद आई। उसने मुस्कुराकर धीरे से हाँ कहा और वह बस की ओर बढ़ गई। आदि भी उसके साथ बस में चढ़ गया। उसे बैठाकर उसके बगल में बैठते हुए बस के चलने तक उससे बातें करता रहा और आसपास के माहौल पर नज़र रखता रहा। बस चल पड़ी। आराम से गाड़ी चलाकर जाइए, कल का डीलिंग अच्छे से पूरा कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। वह भी नीचे उतरकर टाटा दिखाते हुए अपनी कार की ओर बढ़ गया और वह बस में ऊटी की ओर अपने सफ़र पर निकल पड़ी। आदि जब कमरे में आया तो उसे बस खाली पड़ने ही स्वागत किया। अंदर आते ही उसकी नज़र हमेशा की तरह उस जगह गई जहाँ वह बैठा करती थी, लेकिन वहाँ उसे न देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए उसे ढूंढने लगी। फिर उसे याद आया कि वह उल्टी गई हुई है। अपने माथे पर हल्की सी चोट करते हुए उसने खुद को संभाला और कमरे में अंदर चला गया। कपड़े बदलकर वह बाहर आया। कमरे की सारी लाइट्स बंद करके वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। लेटे हुए 10 मिनट के अंदर वह 20 बार तो उस जगह को देख चुका था जहाँ वह आमतौर पर बैठा करती थी। हमेशा उसके पास रहने वाली वह मोम की गुड़िया आज नहीं थी और यही खालीपन उसे कुछ अजीब सा महसूस करा रहा था। कितनी भी देर इधर उधर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई तो उठकर बैठ गया। अभी तो उसे यहाँ आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी इस कमरे में उसके बिना रहना मुश्किल कर दिया उसने।
ये जादूगरनी कुछ तो कर गई है, जरूर मुझ पर कोई जादू कर दिया है। उसका दिल जैसे उस पर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन तभी उसके मन के किसी और कोने से आवाज आई, पहली बार जब तू उसे ऊटी में देखा था तभी तो तू बेहोश हो गया था। इतना सुनते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों के सामने ऊटी का वो नज़ारा तैर गया जब उसने पहली बार उसे देखा था। बिल्कुल लाल गुलाब की कली जैसी लाल रंग का खूबसूरत सूट, सफ़ेद लेगिंग्स और दुपट्टा। ठंड से खुद को गर्म रखने के लिए अपने हाथों को सीने से बांधकर अपनी सहेलियों के साथ हंसती बतियाती हुई आ रही थी वो। जैसे ही उसने उसे देखा उसी पल जैसे उसने उस पर अपना दिल हार बैठा। अनजाने में ही उसकी हर शरारत, उसकी हर अदा, उसकी हर हल्की सी आंखों की हरकत, सब कुछ उसने अपने दिल के किसी कोने में सहेज लिया था। यह सब याद करके वह खुद भी जाने अनजाने में मुस्कुरा उठा। हे भगवान, उसके बिना रहा नहीं जा रहा, और अभी तो कल का पूरा दिन बाकी है। मैं कैसे संभालूंगा खुद को। मैं कैसा टेरर हीरो था और इस लड़की ने मुझे कितना रोमांटिक बना दिया। यही सोचते हुए उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और उसे कॉल करने लगा। बुला लूँ क्या, यह सोचते हुए उसने व्हाट्सएप खोला और वहाँ उसकी डीपी में लगी प्यारी सी फूल की तस्वीर देखी। एक गुलाब का फूल ही एक और गुलाब का फूल लगाए हुए है। फिर खुद ही मुस्कुराकर बोला, अरे वाह आदि, अब तो कविता वविता भी बोलने लगा क्या। खुद की तारीफ करते हुए उसने फ़ोन वापस रख दिया। बस में बैठी वह लड़की गाने सुन रही थी, लेकिन कोई भी गाना सुनो उसे बस उसी का चेहरा याद आ रहा था। इस ख्याल से परेशान होकर उसने हेडसेट निकाल दिया। क्या अभी इस लड़की ने तेरा क्या कर दिया रे। ऐसा लगता है जैसे तुझ पर जादू कर दिया हो। कुछ भी देखो तो बस वही याद आ रहा है। तू कैसे जाकर वापस आने वाली है। यह सोचते हुए उसने फ़ोन करने का विचार किया, मगर फिर खुद को रोक लिया। नहीं, वह शायद सो गया होगा। यह सोचकर उसने फिर से व्हाट्सएप खोला। दोनों को यह देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई कि वे दोनों एक ही समय ऑनलाइन थे। दोनों ने एक साथ हाय भेजा। अभी तक सोए नहीं। नहीं, क्यों हमेशा मेरे पास एक टेडी बियर होता है जो मुझे कसकर पकड़कर सोता है। आज वह नहीं है, इसलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही। यह पढ़ते ही उसे याद आया कि वह उसके सीने से लगकर सोई थी। इस याद के साथ ही उसे हल्की सी शर्म भी आ गई। अपनी शर्म को छुपाते हुए उसने अपनी गैलरी खोली और उसमें से एक टेडी बियर की तस्वीर निकाल कर भेजी। यह है आपका टेडी बियर। नहीं, मेरे टेडी बियर के पास दो प्यारे हाथ पैर होते हैं और उसका चेहरा भी बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, मगर मैंने आपका टेडी बियर कभी देखा ही नहीं। रुको दिखाता हूँ। फिर उसने ऊटी में चोरी छिपे ली गई उसकी एक तस्वीर भेज दी। यह देखते ही उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ज़्यादा आंखें मत खोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसमें गिर जाऊंगा। उसका रिएक्शन पहले से ही जानकर उसने यह मैसेज भेजा था। यह फोटो आपको यह कैसे मिला। ऊटी में तुम्हें देखने आया था ना, तब तुम्हें पता भी नहीं चला और मैंने ये फोटो खींच लिया। अच्छे खासे शातिर निकले आप। ऐसे बिना जाने पहचाने किसी लड़की की फोटो लेते हैं क्या। हेलो, वो कोई अनजान लड़की नहीं है, वो मेरी पत्नी है। अभी तो वो आपकी पत्नी है। जब आपने यह फोटो लिया था तब तो वो आपके लिए अनजान लड़की ही थी। फिर कैसे खींच लिया आपने। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मेरे दिल ने कहा कि तुम ही मेरे लिए बनी हो। बस इसलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो ले ली। अगर शादी में मैंने ना कह दिया होता तो तब मैं तुम्हें उठाकर शादी कर लेता। अच्छा, ज़बरदस्ती शादी भी कर लेते, लेकिन फिर भी सोते तो मुझसे मुंह फेर कर ही ना। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन जब दोबारा पढ़ा तो उसकी बात का मतलब समझते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे, तुम कहना क्या चाह रही हो। अभी भी समझ नहीं आया। अरे, आपको समझ आएगा भी कैसे। शादी करके पास में टेडी बियर की तरह सोने के लिए बीबी रख कर सोने वाले इंसान जो ठहरे। अच्छा, जब पास थी तब चुपचाप थी, और अब जब दूर हो तो इतनी हिम्मत के साथ बातें कर रही हो। फिर तो तुम पहले से बोल दो। तुम चाहती हो कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन जब पास होती हो तो सब कुछ कुदरती तरीके से हो, ऐसा डायलॉग मारती हो। फिर अब ये कह रही हो बेचारी छोटी बच्ची समझ रहा था मैं। मुझसे ही उल्टा सवाल कर रही हो। सामने आकर दो चार सुनाने की हिम्मत भी है तुम्हें। ये सब बाद में देख लेंगे। अभी जाइए, चुपचाप जाकर सो जाइए। सुबह आपको काम पर भी जाना है। यह कहकर बाय बोलकर चली गई। आदि फोन को घूरता रह गया। कैसी बातें कर रही है।
मेरे बारे में क्या सोच रही है। उसके पास रहकर भी खुद को कंट्रोल करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये तो मुझे ही पता है। और ये लड़की मेरे बारे में इस तरह बोल रही है। रहने दो, ये आदि कौन है दिखा दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्से के पार एक हल्की मुस्कान उभरी, जिसे उसने अपनी मूंछों में छुपा लिया। अनु कमरे में तह करते हुए अपने विचारों में खोई हुई थी। आज सुबह वह अपनी सास के साथ इंस्टीट्यूट गई थी और उसका दिमाग अब भी वहीं अटका था, जिसे वह एक साधारण इंस्टीट्यूट समझ रही थी। वहाँ की हर इमारत, हर ब्लॉक देखकर वह चकित रह गई। यह सिर्फ एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, यहाँ हर तरह की ड्रेस डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। आरी वर्क, हाथ की कढ़ाई, मशीन कढ़ाई, फैब्रिक बॉन्डिंग और भी न जाने कितनी शाखाएं थी। कई तो ऐसी थी जिनके नाम भी अनु ने पहले कभी नहीं सुने थे। हर चीज को विस्मय और उत्सुकता से देख रही अनु को देखकर गंगा मुस्कुराई और उसे अपने कमरे में ले आई। बैठो, उन्होंने कहा और अनु के साथ सोफे पर बैठ गई। उनके लिए अलग से एक कुर्सी रखी गई थी, लेकिन वह उस पर कम ही बैठती थी। इंस्टीट्यूट कैसा लगा बेटा? अरे माँ, बहुत ही शानदार है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, यहाँ की आधी मशीनों का तो मुझे यह भी नहीं पता कि उनका इस्तेमाल किस लिए होता है, अनु ने हल्की उदासी के साथ कहा। गंगा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। यही सब सीखने के लिए तो तुम यहाँ आई हो। धैर्य रखो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, करोगी? अनु ने जोश में सिर हिलाया। हाँ माँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तुम्हारे अंदर सीखने का सच्चा जुनून होना चाहिए। फिर दूसरों को देखकर धैर्यपूर्वक सीखने की आदत डालनी होगी और अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। सीखते ही रहना चाहिए। अब तो फ़ोन में ही सब कुछ आ जाता है, उसे देखकर भी सीख सकते हैं। यहाँ क्लास में भी बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन हमें हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे कोई डिज़ाइन बनाने के लिए कहे तो नहीं आता नहीं कहना चाहिए, और अगर सच में नहीं आता हो तो जल्दी से उसे भी सीख लेना चाहिए। समझ आया? फिर तुम सिर्फ इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हो, तुम भी इसके ऑनर हो। तो तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद पूरे इंस्टीट्यूट के ऑफिस का काम भी देखो। लेकिन माँ, मैं कैसे? अगर तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है तो एक बार कोशिश करके देखो। अगर दोनों चीज़ें संभालना मुश्किल लगे या पसंद ना आए तो फिर देख लेंगे। ठीक है, जाओ कल से ज्वाइन कर लो। मुझे यहाँ कुछ काम है। पहले दिन से ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब से वह वहाँ से लौटी थी। अनु के दिमाग में बस अपनी सास की बातें घूम रही थी। पहले दिन जब रिश्ता देखने आए थे तभी से अनु को उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। यहाँ आने के बाद भी वह बस उनकी उपस्थिति को सामान्य मानकर चल रही थी, लेकिन अब जाकर उसे उनकी असली ताकत का एहसास हुआ और खासकर आज उनकी कही हुई बातों ने अनु के अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जगा दी थी। ऊटी पहुंचते ही अभी सीधे अपने पापा की दुकान की ओर बढ़ गई। दुकान में मौजूद सभी लोगों ने उसे मुस्कुराकर स्वागत किया। सबके साथ हंसकर बातें करती हुई वह अपने पापा से मिलने अंदर चली गई। उसे उसके पापा एक कर्मचारी से बात करते हुए दिखाई दिए। वो धीरे से उनके पास गई और उनकी आंखों पर हाथ रख दिए। इस पर वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा और पीछे मुड़े। पापा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ छोटी। मेरी बेटी कैसी है? मेरी बेटी की तो अब शादी भी हो गई, अब तो वो बड़ी हो गई है। कहते हुए उसने उसके गाल को प्यार से चुटकी काटी। पापा, आप भी ना? उसकी मुस्कान में हल्की सी शर्म झलक उठी। अरे देखो जरा, मेरी छोटी को शर्म आ रही है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? उन्होंने हंसते हुए पूछा और उसे पास की कुर्सी पर बैठाया। अभी ने आदि के बारे में बताना शुरू किया। जैसे जैसे वह आदि के बारे में बोलती गई, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक उभर आई। उसी चमक में उसके पापा ने समझ लिया कि आदि कैसा इंसान होगा। उन्हें इस बात की खुशी हुई कि अभी का जीवन खुशहाल है। मनी मन उन्होंने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। आखिर उन्होंने अपनी बेटी के बचपन के सारे दुख और संघर्ष बहुत करीब से देखे थे। फिर दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इसके बाद अभी दुकान में इधर उधर देखने लगी। क्या रे, ऐसे देख रही है जैसे पहली बार दुकान आई हो? वहाँ काम करने वाले एक शख्स ने हंसते हुए पूछा। नहीं काका, कॉलेज आना था, लेकिन पापा ने कहा कि उन्हें थोड़ा काम है तो बस यूं ही देख रही थी। अच्छा बेटा, ठीक है, देख लो।
अभी दुकान में घूमते घूमते अचानक आश्चर्य से ठहर गई। उसकी नज़र एक स्टैच्यू पर पड़ी जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी। उसे वह स्टैच्यू बहुत पसंद आई। स्टैच्यू की जगह उसने मन ही मन अपने पति की कल्पना की और उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। वह उसके पास गई और उसका दाम देखा, 1500 रुपये। फिर उसने तुरंत अपना पर्स टटोला, अंदर 2000 रुपये थे। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और वहाँ खड़े स्टाफ से बिल बनाने के लिए कहा। उस ड्रेस का बिल बनाया गया ताकि वह पैसे दे सके, लेकिन बिल बनाने वाले ने पैसे नहीं लिए। भाई, पैसे ले लीजिए। नहीं दीदी, रहने दीजिए, साहब कुछ कहेंगे। पापा कुछ नहीं कहेंगे, आप पैसे ले लीजिए भाई। उसी वक्त वहाँ सलीम आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, दीदी ने ड्रेस ली है और पैसे दे रही है। मैं मना कर रहा हूँ लेकिन ये सुन ही नहीं रही है। ये क्या बात हुई? हमारी दुकान से ड्रेस लेकर पैसे दोगे? उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा। अरे पापा, यह मैंने अपने लिए नहीं लिया, उनके लिए लिया है। पहली बार उनके लिए कुछ खरीद रही हूँ, इसलिए अपनी कमाई से खरीदना चाहती हूँ। प्लीज़ पापा, कुछ मत कहिए। और उसकी आंखें नम हो गई। सलीम हल्का सा मुस्कुराए। तुम अपने पति के लिए खरीदना चाहती हो? ठीक है। अरे भाई, ड्रेस का पैसा इनसे ले लो। थैंक यू पापा, कहते हुए उसने खुशी खुशी पैसे दिए और अपनी कमाई से अपने पति के लिए खुद चुनी हुई ड्रेस खरीद ली। उसके चेहरे पर खुशी की अनोखी चमक थी। अయ్यो, उन्होंने इस तरह की ड्रेस कभी पहनी ही नहीं। उनके कपड़ों में भी इस तरह की ड्रेस नहीं होती। वह तो हमें जब भी ले गए, बड़ी बड़ी दुकानों में ही ले गए। वहाँ सब कुछ महंगा और ब्रांडेड होता था। ऐसे कपड़े पहनने वाले इंसान क्या इस सस्ती ड्रेस को पहनेंगे? अभी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अब तो बदला भी नहीं जा सकता। पापा क्या सोचेंगे? अब क्या करूँ? खैर, उन्हें यह देना भी नहीं चाहिए और वापस भी नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैंने यह उनके लिए खरीदी है। पहली चीज़, खुद के पास ही इसे सुरक्षित रखूंगी। ऐसा सोचकर उलझन में पड़ी अभी ने आखिरकार एक फैसला ले लिया। आज आदि के लिए समय बिल्कुल भी सही नहीं बीत रहा था। मानो पहली बार किसी माँ से उसका बच्चा दूर हुआ हो। उसका मन बस उसी को ढूंढता रहा। जब वह पास थी तब भी ऐसा नहीं था, पर अब तो उसकी यादें उसे पूरी तरह घेर चुकी थी। इतनी गहराई तक अगर कोई उसके मन को बदल सकता था तो वह जादूगरनी ही होगी। जिस तरह माँ अपने बाहर गए बच्चों को बार बार फ़ोन करके पूछती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, वैसे ही आदि भी उसे लगातार कॉल करता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसकी जुदाई ही उसे नहीं तड़पा रही थी, बल्कि उसके मन में यह चिंता भी थी कि वह कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। उसे कुछ आता जाता भी नहीं, लेकिन यह भूल गया था कि इतने दिनों तक वह उसके बिना ही जीती आई थी। इधर अभी की हालत तो और भी खराब थी। पति की इस प्यार भरी फिक्र से उसका मन भर तो आया, मगर आसपास के माहौल को देखकर उसे हल्की झिझक भी महसूस हो रही थी। हर समय पापा साथ रहते, कभी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते समय, तो कभी किसी अफसर से मिलने के दौरान, यहाँ तक कि जब अपनी सहेली से झगड़ रही होती तब भी फ़ोन लगातार बजता रहता। फ़ोन को साइलेंट करना भी उसके बस में नहीं था और दूसरी रिंग बजते ही वह झट से उठा लेती। लोग देखकर हंसते, पर उस वक्त उसे किसी की परवाह नहीं होती। बात करने के बाद ही उसे एहसास होता कि वह क्या कर रही थी। फिर वह शर्माते हुए सबको देखती और हल्की सी झेपी हुई मुस्कान हंस पड़ती। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी हंसी और उसके पति के इस गहरे प्यार को देखकर मन ही मन खुश हो गए। सबने बस यही दुआ की कि इनका रिश्ता यूं ही हमेशा बना रहे। रात करीब आ चुकी थी। आदि के घर में सभी खाना खा रहे थे, लेकिन सबकी नज़रें सिर्फ आदि पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह चुपचाप बैठा था बिना कुछ खाए। हर मिनट वह कभी फ़ोन की ओर देखता तो कभी दरवाजे की ओर। उसे इस तरह बेचैन देखकर जाहिर था कि सब उसे ही देखेंगे। क्या हो रहा है यहाँ भैया? अदिति ने पूछा। समझ नहीं आ रहा, ये हमारा आदि ही है या किसी ने इसे बदलकर कोई और भेज दिया है। दोनों ने आदि को गौर से देखा और फिर हंस पड़े। यह देखकर गंगा ने गुस्से से आंखें तरेरी और सबको चुपचाप खाने का इशारा किया, लेकिन वह भी अपने बेटे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। अदिति, जो अपने भाई की इस हालत पर मज़े लेने के मूड में थी, उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अभी को कॉल मिला दिया। हेलो भाभी। इस आवाज़ ने थाली पर नजरें गड़ाए बैठे आदि को चौंका दिया। उसने तुरंत दरवाजे की ओर देखा, यह सोचकर कि शायद अभी आ गई हो,
लेकिन जब उसने आसपास देखा तब समझ आया कि अदिति फोन पर अभी से बात कर रही है। अक्षय ने तुरंत फोन छीनकर स्पीकर ऑन कर दिया। अपने भाई की हलचल को और बढ़ाने के लिए आदि ने एक तेज नज़र अक्षय पर डाली, लेकिन उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से अपनी पत्नी की ओर ही घूम रहा था। अब सबकी निगाहें भी उसी पर थी। हाय अदिति, भाभी क्या कर रही हो? आ गई क्या? आ गई क्या? अभी तो मैं बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, अभी तो निकलना है। यह सुनते ही आदि का चेहरा उतर गया। सुबह से वह उसे 100 बार से भी ज़्यादा कॉल कर चुका था और वह उसे कॉल किए बिना ही आ रही थी। गुस्से में उसने तय कर लिया कि जब तक वह खुद उसे कॉल नहीं करेगी तब तक वह उसे फ़ोन नहीं करेगा। क्या कर रही है भाभी? अभी तक निकली नहीं? अरे हॉस्टल में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया इसलिए लेट हो गई। यहाँ आई तो बस भी लेट है। क्यों, कोई दिक्कत हो गई क्या? चाहो तो भैया से कहकर गाड़ी भिजवा दूँ। नहीं, रहने दो अक्षय, बस की कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों में मौसम थोड़ा धुंधला हो गया है इसलिए बस देर से आ रही है। अगर तुम गाड़ी भी बुलाओगे तो वो भी धीरे धीरे ही चलेगी। जैसे भी हो थोड़ी देर में बस आ ही जाएगी। ओह भाभी, अगर आप बस में होते और अचानक इतनी धुंध आ जाती तो गाड़ी वहीं रोक दी जाती है ना? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा धुंध हो तो ऐसा ही करते हैं। पहाड़ी इलाका है, धुंध के बीच में पता ही नहीं चलता कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। ऊपर की ओर तेज चढ़ाई भी होती है इसलिए धीरे ही चलते हैं। तभी अचानक, अरे दवाई नहीं ली क्या? किसी की आवाज़ सुनाई दी। अभी ने तुरंत उसकी ओर देखा और अक्षय ने उसका हाव भाव बदलते हुए पूछ लिया, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? दवाई क्यों? वो मुस्कुराकर बोली, अरे कुछ नहीं अक्षय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर दवाई क्यों? अरे कुछ खास नहीं, बस जब पहाड़ों में सफ़र करती हूँ तो थोड़ी उल्टी जैसा महसूस होता है इसलिए सेफ्टी के लिए दवाई ले लेती हूँ। मैं यहाँ आने से पहले दवाई लेकर आई थी लेकिन अब ख़त्म हो गई है। बस इतनी सी बात है। अब क्या करोगी भाभी? उसकी चिंता मत करो, देख लेंगे। कायल, जाकर 4 नींबू ले आ, आज उसी से काम चलाना होगा। उसने अपनी सहेली से कहा। नींबू क्यों भाभी? क्या वहाँ किसी पर जादू करने वाली हो? यहाँ तो जादू करके ही गई हो। और फिर अदिति आदि की ओर देखकर हंस पड़ी। आदि ने उसे गुस्से से घूरा और तुरंत अपना सिर झुका लिया। अरे कुछ भी बोल रही हो? वो क्या है ना, जब गोली नहीं होती और उल्टी को रोकना होता है तो नींबू को नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू लेने से उल्टी नहीं आती, इसलिए ही कह रही हूँ। ओके, बस आ गई, मैं सुबह मिलती हूँ, बाय, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन उसका दिल अभी भी आदि से बात करने को तरस रहा था। सबके सामने कहने में उसे झिझक हो रही थी इसलिए उसने सिर्फ अक्षय से बात की और फिर फ़ोन रख दिया। ये देखकर आदि और गुस्से में आ गया। उसने तय कर लिया कि वह अब उससे बात नहीं करेगा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात के 2 बजे उसने गाड़ी उठाई और बस स्टैंड चला गया। यह किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी था और सबसे बड़ी बात, वह बस आने से 1 घंटे पहले ही वहाँ पहुँच गया था। बस में अपनी सहेली के साथ यात्रा कर रही अभी को यह सोचकर अधूरापन महसूस हुआ कि उसके पति ने उसे अब तक फ़ोन नहीं किया। उसने घड़ी की ओर देखा और चुपचाप अपना फ़ोन नीचे रख दिया। इस वक्त वह सो रहा होगा, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे भी सामने जाकर ही बात कर लूँगी, यह सोचकर उसने फ़ोन करने का ख्याल छोड़ दिया। सुबह के करीब 3 बजे बस चेन्नई पहुँची। बस से उतरते समय उसने अपना और अपनी सहेली का सारा सामान संभाल लिया। ऊटी से आने के कारण दोनों ने अपने हॉस्टल का कमरा खाली कर दिया था, इसलिए उनके पास 4-5 बैग थे। कुल मिलाकर 10 बैग होने की वजह से उन्हें सब कुछ ले जाना संभव नहीं था, इसलिए वे केवल सबसे ज़रूरी 2-3 बैग ही साथ ले आई। बाकी बैगों को सलीम अंकल ने कुरियर से भेजने का वादा किया था। बस से उतरकर जब वे ऑटो देखने लगी तभी अभी की नज़र एक चमकती हुई कार पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। यह कार यहाँ कैसे? यह उसके लिए अनजान नहीं थी, ये तो उनकी कार है, लेकिन उन्होंने तो फ़ोन नहीं किया था। फिर भी वह ठीक समय पर बिल्कुल इसी जगह कैसे पहुँच गए, यह सोचकर वह हैरान थी। लेकिन उसकी सहेली उससे कुछ पूछती उससे पहले ही कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बॉलीवुड के हीरो जैसा दिखने वाला शख्स उतरा। कायल उसे टीवी इंटरव्यू और पत्रिकाओं में ही देख चुकी थी, लेकिन जब से उसे पता चला कि आदि अभी का पति है तभी से वो उसके बारे में और ज़्यादा जानने लगी थी। उसे सामने देखते ही उसके चेहरे पर
खुद ब खुद एक खुशी और मुस्कान आ गई। लेकिन अभी अब भी हैरानी और आश्चर्य से जमी हुई थी। उसके पास आकर वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या ऐसे ही फ्रीज हो गई? दया, आप यहाँ कैसे? तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ, पर मैंने तो आपको बताया भी नहीं कि मैं निकली या नहीं, और बस यहाँ कब पहुँचेगी कि आप इतने सही टाइम पर यहाँ कैसे पहुँचे? उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचने के अंदाज में पूछा। कल रात जब तुम बात कर रही थी, मैं भी वहीं था, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। लेकिन क्या है ना, थोड़ा पहले ही आ गया। थोड़ा पहले का मतलब 10-20 मिनट होगा, ऐसा उसने सोचा। उसे ये नहीं पता था कि वो उसे देखने के लिए पूरे 1 घंटे पहले ही आ चुका था। फिर जब उसने कायल को उसे देखता पाया तो अभी ने दोनों का आपस में परिचय करा दिया। चलो चलते हैं। उसने दोनों को कार में बैठने के लिए कहा। कायल बिना कोई दखल दिए पीछे की सीट पर बैठ गई। उसने अपने कानों में हेडसेट लगा लिया और गाने सुनते सुनते सोने का नाटक करने लगी। नहीं, वो सोई नहीं थी, बस लेट गई थी, ताकि अगर वो जागती रहे तो ये दोनों खुलकर बातें नहीं करेंगे। आखिर 2 दिन से बिछड़े हुए थे ना। अभी आगे की सीट पर बैठी तो पूरे रास्ते बस उसे ही देखती रही, और वो भी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। वहाँ सिर्फ खामोशी का राज था। लेकिन दोनों के लिए अब तक जो अकेलापन और कुछ खो देने जैसा एहसास था, वह अब गायब हो चुका था, और उनके दिल को एक सुकून का एहसास होने लगा था। घर के सामने कार रोककर उसने अभी से उतरने के लिए कहा। अभी ने कायल को उठा दिया और उसके साथ अपने पति की ओर एक नज़र डालते हुए अंदर चली गई। नौकरों को सामान अंदर लाने के लिए कहकर आदि भी अभी और कायल के पीछे घर में दाखिल हुआ। घर में सभी गहरी नींद में थे। अपने कमरे के पास ही एक अलग कमरे में कायल को ठहराने के लिए कहा आदि ने। कल सुबह तुम्हें हॉस्टल ज्वाइन करना है ना? वैसे भी हॉस्टल में सुबह 9 से 10 बजे के बाद ही एंट्री लेने की अनुमति मिलेगी, इसलिए अभी आराम से सो जाओ, सुबह मिलते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अभी ने कायल के कमरे में जाकर उसे ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करा दी, पीने के लिए पानी दिया और कुछ देर उससे बातें करके फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आज की रात कुछ अलग ही थी, जैसे कि आज ही उनकी पहली रात होने वाली हो, जैसे कि आज ही पहली बार वह उस कमरे में कदम रखने वाली हो। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के दरवाजे पर आकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा। क्या हो रहा है मुझे? इतनी तेज धड़कन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर यही हाल रहा तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, उसने खुद से कहा, और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। कमरे में आते ही उसकी नज़रें अपने पति को ढूंढने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह बालकनी में खड़ा है। उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन फिर पसीने से भीगे हुए खुद को देखकर उसने पहले नहाने का फैसला किया। थकान मिटाने के लिए उसने अच्छी तरह से नहाया और हमेशा की तरह अपने पति को पसंद आने वाली नाइटी पहन ली। फिर आईने में खुद को देखने लगी। तभी उसे अपने पति की टेडी बियर वाली बात याद आ गई, और उसकी दोनों गालें शर्म से लाल हो गई। उसी याद में खोई हुई उसने सिर झटका और बाहर निकल गई। लेकिन अगले ही पल एक मजबूत बांह ने उसे आंधी की तरह खींचकर कसकर थाम लिया। पहले तो अभी डर गई, लेकिन उस आलिंगन में अपनापन महसूस होते ही उसने राहत की सांस ली। जब उसने सिर उठाकर देखा तो वह था उसका पति, उसका आदि। आदित्य की आंखें उस पर टिकी थी, बिना एक पल भी झपकाए। उसकी तीव्र दृष्टि में ऐसा कुछ था कि अभी का चेहरा और भी अधिक लाल होने लगा। लेकिन आदित्य की हालत उससे भी खराब थी। नहाने के बाद उसके बालों से पानी टपक रहा था, और हल्की नाइटी में नमी से भीगी अभी को देखते ही वह अपने एहसासों में गिर गया। उन दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। अभी की कोमल छातियाँ आदित्य के चौड़े मजबूत सीने से हल्के से टकरा रही थी। चार आंखें आपस में उलझ गई, और उस पल में शब्दों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन अगले ही पल आदित्य ने कुछ ऐसा किया कि अभी अपनी सांसें तक लेना भूल गई।